संविधान लिख दे और प्रारूप समिति का लीडर बन जाए, ये केवल और केवल शिक्षा से ही हासिल किया जा सकता है। अदरवाइज और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि महार जाति का लड़का होकर के और पूरे संविधान सभा जिसका बड़े बड़े वायसराय, बड़े बड़े बैरिस्टर, कई कानून मंत्री, कांग्रेस के कई दिग्गज नेते, और इन सब के होने के बावजूद भी प्रारूप समिति संविधान सभा में डिस्कस कुछ भी हो जाए, आखिर में लाइन को प्रारूप या ड्राफ्टिंग करके लिखने की जिम्मेदारी केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के ही पास थे। वो 7 कमेटियों में सबसे 7 के हेड बाबा साहब अम्बेडकर थे। एक महाजाति के लड़का को इतनी ताकत प्राप्त हुई, ये केवल और केवल शिक्षा से ही हो सकता था, न तलवारों की ताकत है, न पैसे की, न किसी तरह के और कोई अपॉर्चुनिटी था जिससे यह हासिल किया जा सकता था। तो शिक्षा की इंपोर्टेंस आप बाबा साहब अम्बेडकर के करियर से सीख सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आगे कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, उन बातों में कई ऐसे बातें जो सीखने के योग्य हमारे दैनिक जीवन के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। लेकिन बाबा साहब के दैनिक जीवन के बस छोटे छोटे क्लिप का मैं 1-2 किस्सा बता करके अपनी वाणी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवियों ने आकर के अपनी अपनी बातें जो अपनी एकाग्रता के साथ रखे वो हम लोग के लिए मार्गदर्शन का काम ऑलरेडी करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पढ़ाई के दिन में एक बार एक स्थान पे जाकर के और रूम लेकर के पढ़ना चाह रहे थे, तो अपनी जाति जहां भी जाके बताते। उन दिनों में हमारे समाज में जाति प्रथा की जो मुद्दा था वो इतना बड़ा था कि लोगों के जहन में बैठा हुआ कि लोगों के विकास के लिए और उनकी जो है उत्कृष्टता के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर का रोड़ा बना हुआ था। बाबा साहब उस दिन को फेस किए। स्कूल में जिस मटके से वो पानी पीते, तो उच्च जाति के लड़के या जो वैश्य या ब्राह्मण समाज या जो भी अन्य जो उच्च जाति के बच्चे होते थे, उनके द्वारा टीचर के द्वारा भी ट्रोल किया जाता था, क्योंकि उन दिनों में उच्च जाति के लोग ही टीचर के रूप में वहां पदस्थित होते थे। तो जाति व्यवस्था इस कदर ढुकी हुई थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र को भी प्रभावित किया गया था। फिर बच्चे उसे मारते भी थे। इन सभी व्यवधान और कई तरह के कष्टों को झेलते हुए जब उन्होंने अपनी एक +2 या मैट्रिकुलेशन की एग्जाम की तैयारी के लिए शहर में जाकर के रूम लेने का प्रोग्राम रखा, तो जहां भी जाति बताता तो जिस बातों को सेट कर रखा था या उन्होंने या जो भी रूम भाड़ा पूरा बात हो जाती थी, इसके बावजूद भी रूम मालिक जो है उसे रखने से इनकार कर देते थे। फिर उनके मित्र बोले कि अगर आपको रूम लेकर के रहना है तो आपको जो है अपनी जाति गलत बताना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, और उन्होंने इस बात को गांधी जी के सामने भी रिपीट करा था कि अगर मुझे किसी अन्य जाति में पैदा होने का मौका मिला, इस पर मेरी कोई पकड़ नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, लेकिन मैं इसी जिल्लत में जीवन जीऊं, इसका पूरा और पूरा जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूं। मैं चाहूं तो अपने जीवन की इस विचारधारा को और अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकता हूं। इस पर मैं प्रकृतिवाद का पकड़ नहीं मानता। मेरा जन्म प्रकृति के कारण किसी घर में हुआ, यह प्राकृतिक देन है, लेकिन मेरी जीवन इसी जिल्लत में चलता रह जाए, यह प्राकृतिक देन नहीं है, मैं इसे बदल सकता हूं। तो बाबू, आप जो कहते हैं कि आपने हरिजन नाम दिया, लेकिन हरिजन महात्मा गांधी की देन है। उन्होंने हरिजन समाज की स्थापना करा था छूट जाति की उत्थान के लिए। तो अम्बेडकर इस बात से प्रभावित थे, लेकिन वो गांधी को भी कह गए थे कि अगर हरिजन के रूप में मैं यहाँ पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई अव्यथा नहीं, ये प्राकृतिक देन है, लेकिन मैं ऐसे ही जीऊं, इसमें मेरी पूरी पकड़ है। मैं चाहूं तो इस तस्वीर को बदल सकता हूं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सभी जो जितने भी नेता लीडरशिप थे सब जेल के अंदर थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो कांग्रेस की लीडरशिप की अगुवाई करने के लिए महात्मा गांधी गए, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना साहब गए, और दलित की तरफ से जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए। तो सबको अपनी अपनी बात करने के 2 राष्ट्र 2 राष्ट्र की जो सिद्धांत था, उस मुद्दा को मोहम्मद अली जिन्ना रखे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की बारी आई, उन्होंने महात्मा गांधी से साफ कर दिया, बापू यदि मुझे
अपना प्राण और देश चुनना होगा तो मैं सबसे पहले देश चुनूंगा। लेकिन यदि इस जाति प्रथा की व्यथा की बात हुई और भारत के लोगों की अस्मिता सुधारने की और जाति व्यवस्था सुधारने की बात आई तो मैं देश से भी पहले उसे चुनूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जितनी बुरी हालत अंग्रेज के समय में नहीं है, इससे भी बुरी हालत उन दिनों में भारतीयों का था जब जाति प्रथा भारत में कोटि कोटि और रगों रगों में बसता था और लोगों के बीच एक तराजू की पलड़ा की तरह ऊंची नीची दोनों के बीच का गैप और फर्क किया करता था। इसीलिए मुझे अगर मौका मिले तो मैं सबसे पहले जाति प्रथा खत्म करना चाहूंगा। और उन्होंने इस बात को बताकर अपना स्टेटमेंट देके यह जाहिर कर दिया था कि बापू समय रहते सबसे पहले मुझे इस जाति व्यवस्था को ठीक करना है, क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक हम उस समग्र विकास, सबका साथ, सबकी विकास, सबका विश्वास, इस तरह की कोई नारा को हम सरोकार नहीं कर पाएंगे। अगर इस नारा को सरोकार करना है तो सबसे पहले हमें समानता का अधिकार सभी व्यक्ति को देना होगा। जाति व्यवस्था हमने बनाई, यह प्राकृतिक देन नहीं है और कोई भी आदमी इस भूल में नहीं रहिएगा कि जाति बनाया हुआ है। जाति हम में से अधिकांश प्रोफेशन के और काम के चलते जाति आया, जाति पैदाइश नहीं होती है। यह प्राकृतिक देन नहीं है, यह मानव देन है। ये आप तब जानिएगा जब गहराई से इतिहास को पढ़िएगा, इतिहास जैसे विषय को। इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो ग्रेजुएशन करे और एग्जाम दे वही पढ़े। अगर आप अपने अतीत को जानना चाहते हैं और भविष्य में आप अपना फैसला अपने बलबूते लेना चाहते हैं तो आपको इतिहास एक ग्रंथ की तरह पढ़ना चाहिए। जैसे रामायण, महाभारत, पुराण होते, इस तरह से इतिहास एक ऐसा पुस्तक है। हमें हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता होता, हम वीडियो स्टेटस क्लिप देखते हैं लेकिन अपने इतिहास की गहराइयों को नहीं जानते, किताबों को नहीं उलटते, इसीलिए हमें हमारी ताकत पता नहीं होती। तो जिस संविधान